इन दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? राष्ट्रपति की शक्ति। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पूरा पढ़ लिया था। आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। आपने पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने किस चीज़ की बात की थी? उसमें मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि पकानी कोका दियोदसम। उससे आपको क्या याद रखना था? मैं एक बार ट्रिक लिख देता हूँ। राष्ट्रपति की जो ट्रिक थी, जो हम पढ़ चुके हैं। ट्रिक क्या थी? पकानी कोका दियो दसम। पकानी कोका दियो दसम। और देखिए, प से क्या था? राष्ट्रपति के पद की चर्चा थी। क से कार्यपालिका के प्रधान थे। कार्यपालिका प्रधान। प्रधान। नी से क्या था? उनके निर्वाचन की बात थी। निर्वाचन। को से क्या था? उनका जो कोटा होता है, उनकी चर्चा थी। का से क्या था? कि कार्यकाल उनका कितना होगा? कार्यकाल। और दू से क्या था? उनका दोबारा निर्वाचन था। दोबारा निर्वाचन। और यो से उनकी योग्यता थी। योग्यता। द से कंडीशन क्या थी? उनकी दशा क्या होनी चाहिए। स से उनके शपथ के बारे में चर्चा थी। और म से क्या था? महाभियोग। उन पे महाभियोग भी लग सकता है। महाभियोग के लिए महाभियोग लगाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, मैंने आपको पूरा कंप्लीट बताया था। अब हम राष्ट्रपति की क्या पढ़ते हैं? राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की क्या क्या शक्ति होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की जो कुछ शक्तियाँ होती है, उनमें सबसे पहले कौन सी शक्ति है? तो एक नंबर पे है उसकी कार्यकारी शक्ति। कौन सी? कार्यकारी शक्ति। अब उनकी कार्यकारी शक्ति क्या होती है? तो देखिए, कार्यकारी शक्ति क्या होती है। इसके तहत क्या होता है? राष्ट्रपति जो है, कार्य संचालन हेतु विभिन्न पद अधिकारियों की नियुक्ति करता है। जैसे कार्य, जो भी संसद में जो भी कार्य होंगे तो उसके लिए कुछ कोई ना कोई चाहिए। जैसे मंत्री हो गए या अटॉर्नी जनरल हो गए, पीएम हो गए, तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति कहते हैं, क्योंकि कार्यकारी शक्ति उन्हीं के पास होती है। तो ये कौन नियुक्ति करते हैं? नियुक्ति नियुक्ति कौन करेंगे? नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करते हैं? तो देखिए, किसकी करते हैं? तो वो जितने भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करेंगे। मंत्री की नियुक्ति। उसके बाद और पीएम की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और किन की नियुक्ति करते हैं? तो और वो और किसकी? कैग की नियुक्ति करते हैं। कैग की। सीजीआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और किन की करते हैं? तो महान्यायवादी की। महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। तो इन सेवा की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और देखिए, नियुक्ति करते हैं और हस्ताक्षर भी जो होंगे वो किसके होंगे? राष्ट्रपति के होंगे। तो इनके जितने भी कार्यकारी जितने भी काम होंगे, उस पर किसके हस्ताक्षर होंगे? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। किसके हस्ताक्षर होंगे? राष्ट्रपति के। किसके? राष्ट्रपति के। चलिए, अब जैसे कि देखिए, इसमें और किसकी किसकी, तो वित्त आयोग की भी नियुक्ति करते हैं। किसकी? वित्त आयोग की। तो ये सभी काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति पे की शक्ति होती है। राष्ट्रपति के पास उनकी शक्ति होती है कि ये किसको किसको नियुक्त करे और उन पर हस्ताक्षर करे। अब चल आते हैं उसकी दूसरी शक्ति। तो दूसरी शक्ति कौन सी है? देखिए, तो दूसरी शक्ति कौन सी है? तो दूसरी उनकी विधायी शक्ति होती है। कौन सी? विधायी शक्ति। तो विधायी का देखिए, विधायी किससे बना है? विधि से। और विधि का मतलब क्या होता है? कानून। क्या मतलब होता है? कानून।
अब देखिए इसके तहत क्या होता है, राष्ट्रपति जो है तो वो नियम कानून जो भी, जैसे संसद में देखिए, संसद में कोई भी नियम कानून जो बनते हैं, संसद में जो कानून बन रहे हैं, कानून बने तो देखिए जितने भी सांसद हैं उन्होंने मिलकर एक क्या बनाया, कानून बनाया, मिलकर कानून बनाया या कोई बिल पास किया, कानून बनाया या बिल पास किया, बिल पास किया तो वो एक तरह का कानून ही हो गया। जैसे कि अभी अभी आपने देखा होगा कि कृषि कानून बना, ठीक है, कृषि कानून बना, तो इसमें क्या हुआ कि सब ने मिलकर क्या किया, सब ने मिलकर एक कानून लाया किसानों के लिए और सबने अपनी हामी भरी, उसको संसद में पास करा लिया। लेकिन जब संसद में जब वो पास हो जाएगा तो हस्ताक्षर होने बाकी रह जाएंगे, वो हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति फाइनल मुहर लगाएगा। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक उस कानून को नहीं माना जाएगा। तो फाइनली हस्ताक्षर कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद और क्या करते हैं राष्ट्रपति, तो ये जैसे कानून पे ये हस्ताक्षर, और क्या करेंगे, तो और वो जो एससी और एसटी को जो आरक्षण मिलता है, एससी एसटी को आरक्षण, वो शक्ति किसके पास होती है देने की, तो वो राष्ट्रपति के पास। किसके पास, राष्ट्रपति के पास। और कौन सी शक्तियाँ होती हैं उनके पास, तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि लोकसभा में, ये देखिए संसद है, ये लोकसभा, ये राज्यसभा, तो इसमें 2 एंग्लो इंडियन के बारे में बताया था, एंग्लो इंडियन, और 12 मनोनीत सदस्य राज्यसभा में। तो देखिए इन एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्यों को भेजने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। ये तो कैसी शक्ति है, भी कानूनी शक्ति है। तो 2 एंग्लो इंडियन और 12 राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। कला से, विज्ञान से, मैंने बताया हुआ आपको, ये किससे होते हैं, लोकसभा से, और ये राज्यसभा से। तो इनकी कौन सी शक्ति होगी, विधायी शक्ति होगी, कानूनी शक्ति। अब आगे पढ़ते हैं तो देखिए आगे एक शक्ति कौन सी होती है, तो फाइनेंशियल, वित्तीय शक्ति। कौन सी, वित्तीय शक्ति। अब वित्तीय शक्ति क्या होती है, जैसे देखिए आपने बजट के बारे में सुना होगा, बजट, तो बजट अभी कौन प्रस्तुत करता है, जो वित्त मंत्री होता है, वित्त मंत्री। तो देखिए अभी वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी है। कौन है, निर्मला सीतारमण। तो इन्होंने इस बार क्या किया, जो बिल पास किया, क्या किया, बिल पास किया। अब देखिए वैसे ये जो शक्ति होती है, वित्तीय शक्ति, वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास, राष्ट्रपति के पास। लेकिन ये किसको नियुक्त कर देता है, तो ये वित्त मंत्री को नियुक्त करता है और बोलता है कि आप जाके क्या कीजिए कि बजट पेश कर दीजिए। और इनके पास एक आकस्मिक निधि होती है। क्या होती है, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि ये अलग से होती है। अगर कहीं पे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो वो उस निधि से क्या करते हैं, पैसे निकाल कर दे देते हैं। तो उसका क्या करते हैं, पैसे निकाल कर दे देते हैं। तो ये तीसरी शक्ति हो गई। तो चौथी शक्ति क्या होगी, तो चौथी शक्ति होती है कौन सी, न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति। देखिए न्यायिक शक्ति में क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वो किसी की भी सजा को माफ कर सकता है, किसी भी सजा को माफ कर सकता है। और वो किसके तहत माफ कर सकता है, तो अनुच्छेद 72 के तहत वो क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, चाहे कैसी भी सजा हो, चाहे कैसी भी सजा हो, क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। अब देखिए होता क्या है कि इसके पास जो होती है 5 प्रकार के शक्ति होती है माफ करने में ही। 5 प्रकार की क्या होती है, शक्ति होती है। वो 5 तरीकों से माफ कर सकता है। आप देखिए कौन कौन सी शक्ति होती है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए पहली कौन सी है, पहली तो आपकी देखिए क्या होगी, क्षमा। तो इस क्षमा में क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी सजा को जो है वो पूरी तरीके से माफ कर सकते हैं, पूरी तरह से माफ कर सकते हैं।
पूरी तरह से माफ़ कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति के ऊपर है कि जो किसी की भी सज़ा को क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से माफ़ कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा होता है आपका लघुकरण। लघुकरण, तो इसमें क्या होता है, देखिए सज़ा जो होती है ना, सज़ा की प्रकृति को वो क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, लेकिन समय को नहीं घटाते। क्या करते हैं, सज़ा की प्रकृति तो बदल देते हैं, लेकिन जो समय है, समय को क्या करते हैं, वो नहीं घटाते हैं, समय को नहीं घटाते हैं। जैसे जैसे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए फांसी की सज़ा होगी, क्या होती है, फांसी की सज़ा। तो फांसी सज़ा कैसी थी, फांसी की मतलब प्रकृति थी। तो उन्होंने क्या किया, इसकी फांसी की सज़ा को बदल दिया और इसको बदल दिया आजीवन कारावास में। क्या बदल दिया, आजीवन कारावास में, आजीवन कारावास में। इसमें क्या कर दिया उन्होंने, सजा की प्रकृति को ही बदल दिया। तो देखिए तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है परिहार। परिहार, इसमें क्या होगा कि सजा की प्रकृति वही रहेगी, सजा की प्रकृति रहेगी, सजा की सेम, इसमें सजा की प्रकृति को बदल देंगे, लेकिन हम सजा की प्रकृति को बदलेंगे नहीं, सजा की प्रकृति रहेगी, लेकिन ये सजा की प्रकृति रहेगी, लेकिन जो समय है, समय वो घटा दिया जाएगा। समय क्या होगा, घटा दिया जाएगा, समय को घटा दिया जाएगा। अब समय को कैसे घटा दिया जाएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए 10 साल की कठोर सजा दी है, कैसी कठोर सजा। तो देखिए प्रकृति क्या है, कठोर है, लेकिन क्या करेंगे, सजा तो कठोर ही रहेगी, कठोर ही रहेगी वो, लेकिन उसके समय को घटा के क्या कर दिया जाएगा, 5 साल 6 साल जितने भी करने, 5-6 साल, उसकी प्रकृति को घटा दिया जाएगा। लेकिन वो क्या कहते हैं, उसकी सजा जो रहेगी वो क्या रहेगी, कठोर रहेगी, बस प्रकृति सेम रहेगी, लेकिन उसके जो समय है वो घटा दिया जाएगा। अब देखते हैं कि चौथा क्या है, तो चौथा समझते हैं। देखिए क्या होगा, क्षमा हो गया, लघुकरण हो गया, परिहार हो गया। अब चौथा होता है विराम। क्या होता है, विराम। अब विराम में क्या है कि किसी भी सजा को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, रोक सकते हैं। कब के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। मान लीजिए किसी की जेल में तबीयत खराब हो गई, जैसे अभी लालू यादव जी की तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया, कुछ समय के लिए सजा को रोक दिया। जब वो ठीक होकर वापस आएंगे तो उनकी सजा क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। तो विराम में क्या होता है कि कुछ समय के लिए सजा को रोक दिया जाता है। और 5वां पॉइंट क्या है, प्रतिलंबन। प्रतिलंबन, अब इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक देता है। फांसी की सजा क्या होता है कि कुछ समय के लिए रोक दी, कुछ समय के लिए रोक दी, कुछ समय के लिए रोक दी। अब कुछ समय के लिए क्यों रोकी, ताकि वो क्या कर सके, तो वो जो कैदी जो है वो दया याचिका या फिर इसको अर्जी कह लीजिए, अर्जी वो दे सके, वो उसके लिए क्या कर सके, अपील कर सके। दया याचिका या अर्जी की क्या कर सके, अपील कर सके, अपील कर सके। वो मतलब बता सके कि मैंने मतलब किस परिस्थिति में खून किया, अगर खून किया तो नहीं किया तो मुझे फंसाया जा रहा है, इस तरह की वो अपील करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकता है। तो ये हो गई आपकी न्यायिक शक्ति। अब न्यायिक शक्ति के बाद आते हैं इनकी जो और कौन सी शक्ति होती है, एक होती है इनकी वो विवेक अधिकार शक्ति। चलिए विवेक अधिकार शक्ति पढ़ते हैं। विवेकाधिकार, विवेकाधिकार शक्ति। अब देखिए विवेकाधिकार शक्ति में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये संसद है, ठीक, संसद है। अब संसद में दो चीज, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो देखिए जब लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, 545, और राज्यसभा में 245। तो लोकसभा में 545, जब जैसे आप चुनाव लड़ते हैं, जैसे मान लीजिए XYZ ABC, ठीक है। तो जैसे ये 200 लाया, ये 250 सीट लाया, जैसे चुनाव हुए, और ये 50 सीट लाया, ये मान लीजिए 35, ये 20, ये, तो इसी तरह से 10, ये इतनी सीट लेके आया।
तो देखिए ये जो हुआ, क्या हुआ कि इसको 200 सीटें मिली, इसको 250, इसको 50, इसको 35, इसको 20, इसको 10। ठीक है, अब जीतने के लिए एक्चुअल में 50% सीट चाहिए, तो 545 से कितना होता है 272.5, लेकिन अब आदमी को आधा तो करेंगे नहीं, तो 273 सीट क्या चाहिए जीतने के लिए चाहिए। कितनी सीट? 273 सीट। अब क्या होगा देखिए, ना तो इसको मिला ना इसको मिला पूरी सीट, और इनको तो वैसे भी नहीं मिली। तो अब क्या होगा, राष्ट्रपति अपने विवेक के अधिकार का प्रयोग करेगा और इनमें से जिसका भी मन करेगा, एक्स वाई जेड ए बी सी, जिसका भी मन करे उसको वो प्रधानमंत्री, मतलब ये जो पार्टी है उसी पार्टी में से किसी एक को प्रधानमंत्री, मान लीजिए उसका मन कर गया एक पार्टी को प्रधानमंत्री बनाने का, तो वो एक को प्रधानमंत्री बना देगा। क्या करेगा? एक को प्रधानमंत्री बना देगा, लेकिन 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर इससे कहेगा कि आप एक काम कीजिए कि बहुमत ले आइए। क्या ले आइए? बहुमत ले आइए और आप कंटिन्यू रहिए। मान लीजिए बहुमत नहीं ला पाता तो इनमें से किसी को बोलेगा जिसका वो मन करेगा, उसको बोल के कहेगा कि आप बहुमत लाइए और प्रधानमंत्री बन जाइए। लेकिन अगर अगर वो चाहे तो ये भी कर सकता है, क्या कर सकता है कि किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त ना करे और बोले कि दोबारा से क्या हो, चुनाव होना चाहिए, तो निर्वाचन आयोग को बोलेगा दोबारा चुनाव हो। तो लेकिन देखिए ऐसा होता क्यों? जब लोकसभा में त्रिशंकु लग जाता है। क्या लग जाता है? त्रिशंकु, मतलब कि कोई भी नहीं जीता तो उसको क्या कहते हैं? लोकसभा में त्रिशंकु होना। क्या कहते हैं? लोकसभा को त्रिशंकु होना। तो ये उनके उसके पास क्या होती है? शक्तियाँ होती हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे और कौन सी शक्ति होती है। तो देखिए एक शक्ति होती है उनके पास सैन्य शक्ति। कौन सी? सैन्य शक्ति। देखिए हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पे सेना का शासन नहीं है। यहाँ पे किसका शासन है? जो जनता द्वारा चुन के आ जाते हैं वो शासन करते हैं, वो पूरे देश को चलाते हैं। लेकिन अनेक देशों में देखा होगा, जैसे आपने पाकिस्तान में देखा, पाकिस्तान में सेना का शासन, पाकिस्तान में सेना का शासन, और अमेरिका में लगभग सेना का शासन। अभी देखिए म्यांमार में क्या चल रहा है, वहाँ पे भी सेना का शासन। वहाँ पे भी क्या है? म्यांमार में तो सेना का शासन। तो ये इन सभी जगहों पे क्या है कि सेना का, तो इन सभी जगहों पे क्या है? सेना का शासन है। इन सभी जगहों पे क्या है? सेना का शासन है। लेकिन हमारे भारत में देखिए यही चीज गड़बड़ ना हो, क्योंकि यहाँ पे जहाँ जितनी भी सेना, सबका कमांडेड एक ही के हाथ में, मतलब सब, चाहे आर्मी हो नेवी हो, उसका सबका एक ही हेड होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या देखिए, 3 सेना है। कौन कौन सी? आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। ये 3 सेना है, और तीनों के जो हेड होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और ये तीनों के तीनों हेड किसको रिपोर्ट करते हैं? तो CDS, मतलब चीफ डिफेंस स्टाफ। तो इनको क्या करते हैं? वो रिपोर्ट करते हैं। और CDS जो है वो किसको रिपोर्ट करता है? तो वो रक्षा मंत्री को। वो किसको? रक्षा मंत्री को। और रक्षा मंत्री किसको करते हैं? तो वो राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। तो इस तरीके से आप देखिए ये विद्रोह कर ही नहीं सकते। क्यों? आर्मी का हेड अलग है, नेवी नेवी अलग है, एयरफोर्स अलग है, सबके हेड अलग अलग है। अब इन्हें विद्रोह भी करना होगा तो विद्रोह कर ही नहीं पाएंगे ये, क्योंकि अलग अलग है सारे। विद्रोह कहाँ से करेंगे? और अगर मान लीजिए आर्मी ने विद्रोह कर दिया तो एयरफोर्स आके उस पर हमला, ये बोलेगा, CDS ऑर्डर देगा कि हमला कर दो। और एयरफोर्स ने कुछ किया तो आर्मी से हमला कर। नेवी का तो चलो पानी में रहती है, वो क्या विद्रोह करेगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये विरोध नहीं कर सकते हैं। और हमारे यहाँ मान लीजिए कहीं युद्ध हो रहा हो, तो युद्ध ऐसा नहीं है कि ये अपने मन से युद्ध करने लग जाएंगे। ये तीनों जैसे आर्मी ने युद्ध किया, युद्ध की संभावना उत्पन्न हुई, तो आर्मी पहले CDS से पूछेगा क्या हम युद्ध करें। CDS रक्षा मंत्री से, रक्षा मंत्री राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति ये के पास सैन्य शक्ति है कि वो कहे कि हाँ युद्ध होगा कि नहीं होगा। और इससे हम कह सकते हैं कि तीनों सेना का प्रमुख कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। और कौन सी शक्तियां होती हैं उनके पास? तो देखिए एक होता है इनके पास कौन, एक ये बताते हैं, एक होता है विशेषाधिकार। एक क्या होता है? विशेषाधिकार।
अधिकार। अब विशेष अधिकार क्या होता है तो इसको समझते हैं। तो देखिए विशेष अधिकार क्या होता है। देखिए राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति पे कोई, पहली बात तो देखिए राष्ट्रपति पे अगर मुकदमा चलना होगा तो उस पर कौन सा मुकदमा चल सकता है। जैसे देखिए फौजदारी, दो तरह के मुकदमे होते हैं, फौजदारी और दीवानी। फौजदारी और दीवानी। देखिए फौजदारी में क्या होगा, जैसे कि मर्डर, रेप या फिर मारपीट, जो भी मारपीट के जो मुकदमे होते हैं फौजदारी में आते हैं। मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी ने मर्डर कर दिया किसी का, ठीक है, अब उसके ऊपर केस हुआ तो क्या उन पे केस होगा? फौजदारी मुकदमा उन पे हो भी नहीं सकता है। क्यों? इसका रीजन है, अगर मान लीजिए उनके ऊपर केस होता है और वो राष्ट्रपति है, मान लीजिए उनको फांसी की सजा हो गई। किसकी सजा हो गई? फांसी की सजा हो गई। तो राष्ट्रपति के पास अब पावर है कि वो अपनी सजा को क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। क्या कर सकता है? तो माफ कर सकता है। तो जब वो माफी कर लेगा तो उस पर फौजदारी मुकदमा चलाने की जरूरत ही नहीं है, तो उस पर फौजदारी मुकदमा नहीं चल सकता। और कब तक नहीं चल सकता है? जब तक कि वो पद पर है। कब तक नहीं चल सकता है? जब तक कि वो पद पर है। जैसे ही पद से हटेंगे उन पर मुकदमा, फौजदारी मुकदमा चलने लग जाएगा। तो ये उनके पास विशेष एक अधिकार हो गया। लेकिन दीवानी मुकदमा में क्या होता है कि जैसे जमीन को हड़प लेना, जमीन को हड़पना, तो ये किस में आते हैं? दीवानी मुकदमे में। तो जमीन को हड़पना कैसा मुकदमा? दीवानी मुकदमा है। मान लीजिए राष्ट्रपति जी ने किसी की जमीन को हड़प लिया, तो अब उन पर मुकदमा चलेगा। तो राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा चल सकता है। कैसे चल सकता है? दीवानी मुकदमा चल सकता है कि राष्ट्रपति ने किसी की जमीन को हड़प लिया, खेती कर ली, तो उस पर उसका मुकदमा चलेगा। तो राष्ट्रपति पे फौजदारी मुकदमा नहीं चलता है और दीवानी मुकदमा चल सकता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये उनके विशेष अधिकार के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? विशेष अधिकार के अंतर्गत। अब और कौन सी शक्ति होती है? देखिए एक शक्ति होती है उनकी शिक्षा की। किसकी? शिक्षा की। देखिए आपने यूनिवर्सिटी में सुना होगा चांसलर। देखिए आपने क्या सुना होगा यूनिवर्सिटी में? चांसलर। क्या? चांसलर। अब देखिए चांसलर क्या होते हैं? तो देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसके अंदर चांसलर होता है। और ये चांसलर कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी होगी? बीएचयू हो गई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, या ये दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, हो गई। ये सब कैसी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसमें चांसलर जो होंगे वो राष्ट्रपति ना होंगे, कौन होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे। कौन होंगे? उपराष्ट्रपति। ठीक है। और एक आपने सुना होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में चांसलर होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में भी चांसलर होते हैं। वो कौन होते हैं? वो राज्यपाल होते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में एक वीसी भी होता है। क्या होता है? वीसी, जिसको क्या कहते हैं? वाइस चांसलर। क्या? वाइस चांसलर। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या होते हैं? वाइस चांसलर होते हैं। तो आपने अधिकतर देखा होगा कि देखिए जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो कितनी अच्छी होती है, मतलब वहाँ बढ़िया तरीके से पढ़ाई होती है, सब कुछ होती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में तो बीसी को क्या करते हैं आप लोग? धमका देते होंगे। तो इस तरह की जो स्थिति होती है, तो इसके पास शिक्षा का मतलब क्या? एक शक्ति है इनके पास। एक कौन सी शक्ति है? राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियां हैं कि चांसलर होगा तो कौन होगा? वो राष्ट्रपति होगा। तो दोस्तों राष्ट्रपति की जितनी शक्तियां थी वो समाप्त हो चुकी हैं। इसके बाद हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।